अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन करूँगी नहीं, क्योंकि इंसान को वही करना चाहिए जिसमें उसकी ऑडियंस का इंटरेस्ट है। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ये जो ट्रांसफॉर्म पैनल है बेसिकली ये कैसे काम करता है। आज हम इससे आगे की बात करेंगे, जिसमें हमारा मेन कैमरा आ जाता है और हमारी डायरेक्शनल लाइट आ जाती है। तो हम एक गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं वापस। If we press F, it will zoom in to the object which is selected, चाहे वो डायरेक्शनल लाइट हो, मेन कैमरा हो या आपका कोई भी गेम ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, तो जो भी यहाँ पर आपको लिस्ट में आइटम्स नज़र आएंगे ना, इंक्लूडिंग मेन कैमरा एंड डायरेक्शनल लाइट, हर चीज़ गेम ऑब्जेक्ट कहलाती है। फिर आप उसको जो भी कैटेगराइज करते हो वो उसका नाम होता है, लेकिन हर चीज़ गेम ऑब्जेक्ट कहलाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस गेम ऑब्जेक्ट पे अगर हम माउस स्क्रॉल करें तो हमें नज़र आएगा कि एक डायरेक्शनल लाइट पड़ रही है। हम मूव टूल क्लिक करेंगे और ये देखें, ये डायरेक्शनल लाइट जो है ना, ये बिल्कुल सन की तरह काम करती है। अगर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं या हम इसको रोटेट कर देते हैं, आप ये देखें कि आपकी जो गेम स्क्रीन है उस पर इसकी डायरेक्शन स्लाइड चेंज हो रही है। देखें, ये देखें, ये देखें, ये बेसिकली सन की तरह काम करती है। जैसे सन के शैडोज आते हैं और जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे काम करती है। तो आई होप आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि डायरेक्शनल लाइट क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है हमारा मेन कैमरा। अब हम इसको अगर जूम आउट करते हैं तो आप ये देखें कि ये जो ट्रांसपेरेंट लाइंस जा रही है ना, इसका फंक्शन क्या है और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा जूम आउट कर दिया स्क्रॉल व्हील से अपने माउस के। ये देखें, इफ़ वी प्रेस अल्ट एंड मूव आवर माउस, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो सीन व्यू है उसमें हम किस तरह से मूव करके सारे एरियाज़ को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर देख सकते हैं। और मैंने गेम ऑब्जेक्ट अपना जो मेन कैमरा है वो सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन वो मूव नहीं हुआ, उसको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने अल्ट प्रेस किया हुआ था। बहरहाल, ये जो आपको वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं, ये वो रडार है और वो एरिया है जो आपका कैमरा कवर कर रहा है। और जो कुछ भी आपको आपकी गेम स्क्रीन पर नज़र आता है वो सब कुछ इसके अंदर होता है। इफ़ वी प्रेस F, तो ये इसको जूम कर दिया। अब काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो गेम स्क्रीन है वो हिडन होती है, जैसे वो यहाँ पर हो या कंसोल खुला हुआ हो और आपको पता नहीं हो कि आपकी गेम स्क्रीन किस तरह से प्रीव्यू हो रही है और आपने वो नहीं खोली। तो आप अपना कैमरे पे जब क्लिक करेंगे ना, तो ये छोटा सा कैमरा प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। यह आपको आपके कैमरे की लोकेशन बता रहा होता है। अब हम थोड़ा सा इस कैमरे को मूव करते हैं और आप गेम स्क्रीन को देखिएगा कि कैमरा कैसे वर्क करता है। अब ये जो आपको कैमरा मूव होता हुआ नज़र आ रहा है कि इसकी वाइट लाइंस इसके साथ मूव कर रही हैं। तो जितना मैं अगर इसको अपने गेम ऑब्जेक्ट के पास लेकर आती हूँ तो आप ये देखिएगा कि ये वाइट लाइन से ना इंटरसेक्ट हो रहा है। ये जैसे ही मैं इसको आगे लेकर जाऊँगी ना, मेरा गेम ऑब्जेक्ट गायब होने लगेगा। ये देखें, क्यों? क्योंकि ये अब इन वाइट लाइन से बाहर चला गया है। तो जो भी चीज़ इस वाइट लाइन से बाहर चली जाती है वो हमारे गेम व्यू में नज़र नहीं आती, ऑल्दो वो एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो। ये एग्जिस्ट करती है लेकिन ये हमारे व्यू में नहीं आ रही, हमारे कैमरा एंगल में नहीं आ रही। और अभी हमारे कैमरा एंगल में आ रही है। देखें, इट्स सिंपल, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ मैं बहुत सिंपल करके आपको यूनिटी का इंटरफेस और यूनिटी की बेसिक्स समझा सकूँ। अब मैंने ये रोटेशन टूल लिया है। अब आप अपनी गेम स्क्रीन पे देखिएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी क्यूब किसी चीज़ के गिर्द या इस स्पेस के गिर्द रिवॉल्व हो रही है।
लेकिन वो रिवॉल्व नहीं हो रही होती। वो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा कैमरा ऐसे रिवॉल्व हो रहा है जैसे वो चीज़ रिवॉल्व हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब हम चलते हैं मटेरियल की तरफ। F प्रेस करके इसको जूम करेंगे। अब हम इस पर मटेरियल लगाते हैं। तो बेसिकली ये हमारा मटेरियल टैब है। इसमें जो अभी मटेरियल अटैच है वो एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल है। मैंने इसको खोला, ये सब मटेरियल्स इस पर डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स हैं जो अटैच हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे काम के नहीं हैं। आप ही देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट पार्टिकल्स, ये हमारे काम का है नहीं। तो अब हमें अगर इसमें कोई और मटेरियल ऐड करना हो तो वो कैसे मटेरियल ऐड होगा? अच्छा, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल बेसिकली एक रैपिंग पेपर होता है जो आपके गेम ऑब्जेक्ट पर आ जाता है, एक स्किन होती है। अब अगर हम यहाँ पर अपने मटेरियल पर आ जाएं, और मैं कोई भी चीज़ क्लिक कर रही हूँ, ना मेरा कलर चेंज हो रहा है, ना कोई चीज़ काम कर रही है इस पे, तो मैं अपना मटेरियल कहाँ से ऐड करूँगी? मटेरियल गेम ऑब्जेक्ट का पार्ट होता नहीं है, ये इसमें ऐड किया जाता है। मटेरियल को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एसेट्स पे क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट पैनल पे, आपका एसेट्स फोल्डर खुल जाएगा। अब फ़िलहाल ये फोल्डर हमारा एसेट्स का एम्प्टी, क्योंकि कोई एसेट्स हमारे पास अभी है नहीं। हम कर देंगे क्रिएट मटेरियल, इसको क्लिक कर देंगे। फिर आपसे नेम पूछ रहा है कि आप इसको न्यू मटेरियल के नेम से रखना चाहते हैं या इसका नेम चेंज करना चाहते हैं। जो भी आप मटेरियल ऐड करें या किसी भी चीज़ को आप यूनिटी में यूज़ करते हैं तो उसका एक नेम स्पेसिफिक आप रख लें, उसको ऑर्गेनाइज कर लें। जबकि इसका कोई अभी फ़िलहाल पर्पस नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी एक आदत बना लें। तो मैं इसको लिख देती हूँ क्यूब मटेरियल। ये जो मटेरियल है ये क्यूब का मटेरियल है। अब इसको हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मे बी इसको हम ग्रीन कर दें। अब ये जो नीचे ऑप्शन है ना, ये है मेटालिक। इससे क्या होता है कि जो आपका टेक्सचर होता है ना, उस पे लाइट कैसे इफेक्ट करती है, वो उसको मैट रखती है या वो उसको शेडी रखती है, उसको हम देखेंगे। पहले आपको मैं इसको चेंज करने से पहले ये मटेरियल इस क्यूब पे ऐड कर दूँ ताकि आपको नज़र आए कि ये मेटालिक ऑप्शन और स्मूथनेस का ऑप्शन काम करता कैसे। तो उसको ड्रैग करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें, या फिर आप इसको ड्रैग करें और इस क्यूब पे ड्रॉप कर दें। तो मैं इसको सिंपली ड्रैग करती हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अच्छा, तो एक और चीज़ जो है ना वो करनी इसमें ज़रूरी होती है, वो मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बाद इस पर हम आते हैं। जैसे ये मेटालिक है ना, तो मैं इसको चेंज करती रहूँगी तो आप ये देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। ये फेड हो गया और अब ये डार्क हो गया। इसी तरह से इसकी स्मूथनेस पर आते हैं। अभी इसकी स्मूथनेस है 0.5। मैं इसको चेंज करती हूँ और मटेरियल को भी अपनी इंक्रीज करती हूँ, तो ये एक मेटल की तरह से लुक दे रहा है। इफ मैं इसको 0 कर देती हूँ तो ये बिल्कुल आपको एक मैट शेप देता है, एक मैट फील देता है। इफ हम इसको कर लेते हैं इसमें, ताकि आपको थोड़ी सी कलर वेरिएशंस मैं दिखा दूँ। इसको हम कर देते हैं इफ वी प्रेस Ctrl+T यू विल डुप्लीकेट इट। तो हम
रीनेम कर देते हैं क्यूब मटेरियल के नाम से या किसी भी नाम से। अच्छा, तो ये मटेरियल ऐड हमारे पास होगा किस पे, तो हमें उसके लिए एक और शेप लेनी पड़ेगी। तो या तो हम इसको ही डुप्लीकेट कर देते हैं या फिर हम एक स्फेयर ले लेते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल डी करके मैंने इसको भी डुप्लीकेट कर दिया। अब इफ मैं इसको आपको मूव करके दिखाती हूँ, ये देखिए, अब हमारे पास दो मटेरियल्स हैं एक जैसे। इस मटेरियल को हम चेंज करके थोड़ा सा ऐसा कलर एक इसका रख देते हैं जो बेसिक मेटल का कलर होता है, मतलब उससे मिलता जुलता कोई कलर रख देते हैं। ये सही। अब इसका मटेरियल हमने चेंज कर दिया, लेकिन ये मटेरियल आपके सीन व्यू में देखें ये चेंज नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? इसकी सिंपली वजह ये है कि हमने यहाँ पर जो मटेरियल रखा हुआ है वो अभी भी हमारा क्यूब मटेरियल है। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल्स में, हमें यहाँ से इस मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। ये क्यूब 2 मटेरियल हो गया। मैं इस पर जाती हूँ, इसके शेडर्स पर जाती हूँ, तो अब आप ये देखेंगे ये सारी चीज़ें इनेबल होना शुरू हो गई। मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ इसका। तो हम इसको स्मूथ कर देते हैं 0, और इसकी स्मूथनेस भी 0 है और इसको मेटालिक भी इसका 0 हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको ये पेस्टल कलर में शो हो रहा है। तो हम इसकी स्मूथनेस को 0 से 1 कर देते हैं, तो आप देखें कि इसमें शेड्स आ चुके हैं और डिटेल शो हो रही है इसमें। देखें, मैं इसका मेटालिक भी इंक्रीज करती हूँ। अब इसका मेटालिक इंक्रीज करने से क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं कि ये सूरज के साथ जो आपकी डायरेक्शनल लाइट है उसके साथ किस तरह से बिहेव करता है। क्या आपके पास 2 मटेरियल्स आ गए हैं, ये दोनों मटेरियल्स आपके क्यूब पर अटैच हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब आप एसेट्स में जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका जो मटेरियल है वो सब ऐसे ही पड़े हैं, और आप कुछ और एसेट्स इसमें ऐड कर देते हैं तो वो सब एक साथ ही हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा जंबल हो जाएंगे, आपस में मिक्सड अप हो जाएंगे। तो इसके लिए आप अपने प्रोजेक्ट पैनल पे जाएं और क्रिएट करें न्यू फोल्डर। इसको रीनेम कर देते हैं मटेरियल के नाम से। मैंने अपने एसेट्स में एक फोल्डर ऐड कर दिया, इस फोल्डर के नाम मैंने रख दिया मटेरियल। अब मैं अपने दोनों मटेरियल्स को शिफ्ट दबा के मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसको ड्रैग करके मटेरियल्स में ड्रॉप कर दूंगी। तो अब जब भी मेरा ये एसेट्स का फोल्डर खुलेगा तो मेरे पास एक फोल्डर आ जाएगा मटेरियल के नाम से। अब जो जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करती रहूँगी, जैसे मैं कोई स्क्रिप्ट ऐड करती हूँ या कोई प्रीफैब ऐड करती हूँ, तो वो चीज़ें इसमें आना शुरू हो जाएंगी। खैर, प्रीफैब से याद आया कि क्यों ना हम इसमें अब एक प्रीफैब ऐड करें।
तो प्रीफैब्स बनाने के लिए हम वापस अपने प्रोजेक्ट पर जाएंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम रख देंगे प्रीफैब्स। हमारा फोल्डर एक क्रिएट हो गया। अब हम इसमें अपना क्यूब ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे ही हमने अपना क्यूब ड्रैग करके प्रीफैब वाले फोल्डर में ड्रॉप किया है, तो अच्छा ये प्रीफैब वाले फोल्डर में इसको हम ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये भी ड्रॉप कर देती हूँ, ये भी ड्रॉप कर देती हूँ। जैसे ही ड्रॉप किया है ना मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ब्लू हो गए। तो जो भी हम चीज़ प्रीफैब के फोल्डर में डाल देते हैं वो गेम ऑब्जेक्ट्स हमारे ब्लू हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है? अब इसकी वजह ये है कि क्या आपको इंडिकेट करता है कि ये आपके प्रीफैब्स हैं, और प्रीफैब्स का काम ये होता है कि आपको आपकी जो मटेरियल्स होते हैं या जो भी गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डुप्लीकेट करना नहीं पड़ता। मतलब आप इसमें जैसे ये तो बिल्कुल सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है 3D, और इसमें कोई फंक्शंस नहीं है, कोई स्क्रिप्ट्स नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, तो ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, हम उसको Ctrl D से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी क्यूब पर स्क्रिप्ट्स डाल दूँ कि ये हर 3 सेकंड्स बाद, 4 सेकंड्स बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा या ये बाउंस करेगा, और फिर मुझे यही स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़े सारे क्यूब्स में, और मुझे इसमें कोई ऐसा गेम प्ले जिसमें ऐसे बाउंस करने वाले क्यूब्स आए और वो हों मोर देन 10, 20, 30, उसमें हमें बहुत देर लग जाएगी और ये प्रोसेस बहुत एक स्लो प्रोसेस हो जाएगा। इस वजह से हम प्रीफैब्स बनाते हैं कि मैं उसी को जब भी चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ और जहाँ जहाँ चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ। उसका साइज़ भी इंक्रीज़ नहीं होता ऐसा कोई ख़ास, और आपको बहुत कन्वीनियंट रहता है। अब इस तरह से जैसे मेरे पास ये प्रीफैब्स यहाँ पे ऐड हैं, अब मैं यहाँ से इनको डिलीट कर दिया, मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो मेरे प्रीफैब में ये सेफ रहेगा। मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। अब मेरे पास डिलीट हो गए ना ये गेम ऑब्जेक्ट्स, और मुझे नहीं करना था बट ये हो गए। अब मैंने अगर इसका प्रीफैब बना के रखा होगा तो मुझे वापस इसमें मटेरियल ऐड करना नहीं पड़ेगा और वापस क्यूब नहीं बनाना पड़ेगा कि मैं उसका कलर स्कीम देखूँ कि जो पहले कर रखा था वही कलर मेरे पास आएगा क्या। तो मैं इसको सिंपली ड्रैग करूँगी और इसको ड्रॉप कर दूँगी, इसको भी ड्रैग करूँगी, इसको भी ड्रॉप कर दूँगी, तो ये एग्जैक्ट उसी जगह पर और वैसे ही वापस आ गए जैसे ये थे। मुझे इसमें कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब आप ये पता चल गया होगा कि प्रीफैब्स क्यों ज़रूरी हैं। अब मैं इसको y एक्सिस करते हैं और थोड़ा सा इसको देखते हैं। मैं हैंड टूल से इसको थोड़ा सा मूव कर लूँगी बेटर व्यू के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को डुप्लीकेट करती हूँ तो मेरे पास 2 और प्रीफैब्स आ गए। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके मूव करवाती हूँ, तो ये देखें आप, ये दोनों मेरे पास मूव होने लग गए एग्जैक्ट लोकेशंस पर। इस तरह से ही मुझे बहुत सारे यूज़ करने हैं, तो मैं इसको बार बार कंट्रोल D नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ड्रैग कर दूँगी, ड्रॉप कर दूँगी, ड्रैग कर दूँगी, ड्रॉप कर दूँगी, बस। मैं चाहूँ यहाँ पे भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ उसको डायरेक्टली ड्रैग करूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर दूँ, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन इस तरह आपको उसकी लोकेशन को सेट करना पड़ेगा। जैसे ये बहुत नीचे चला गया है, मैं उसको ऊपर लेकर आ देती हूँ, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ सेट कर देती हूँ। तो बहरहाल अब जैसे ये दोनों हैं, मैंने इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया। इस तरह से हमारे प्रीफैब्स काम करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए आई गेस बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल गई हैं, जिसमें से आपकी डायरेक्शनल लाइट है, आपका कैमरा है, आपके मटेरियल हैं, फिर हमने प्रीफैब्स बनाना सीखे। तो आज की वीडियो के लिए यही सब कुछ बहुत है। कि प्रैक्टिस करें आप, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए
डू इन्फॉर्म मी इन कमेंट्स। एंड कोई भी मेरी हेल्प चाहिए हो, किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी हो, आप लोग मुझे याद कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगी काम करूँ। थैंक यू।